हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? एक बार फिर से लकी चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के ऊपर बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। ये बहुविकल्पी प्रश्न हर एक तरह की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दरअसल लकी चैनल पे एक नया प्लेलिस्ट चालू किया गया है और उस प्लेलिस्ट का नाम है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मुगल काल एक महत्वपूर्ण काल आता है और आज की वीडियो की शुरुआत हम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के ऊपर से कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अकबर, जहांगीर और शाहजहां के ऊपर भी वीडियो बनाए जाएंगे, जो कि आपके परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित है। एक और बात कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के ऊपर किसी और वीडियो को देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के ऊपर के सारे प्रश्नों को शामिल किया गया है। आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के बीच इसे वाइडली शेयर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसे आप लाइक करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर अंकित करते जाइए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आपके ऑप्शंस हैं ए शेरशाह, बी बाबर, सी हुमायूं या फिर डी अकबर। काफी सिंपल प्रश्न है यह। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर अंकित करें। जी हां, इसका सही उत्तर है बी बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। अगला प्रश्न है, बाबर मध्य एशिया के किस राज्य का राजा था? आपके ऑप्शंस हैं ए पर्सिया, बी उज्बेक, सी काबुल या फिर डी फरगना। जी हां, इसका सही उत्तर है डी फरगना। बाबर मध्य एशिया के फरगना राज्य का राजा था। अगला प्रश्न है, बाबर के पिता का नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए अब्दुल्ला खान, बी शाहरुख मिर्जा, सी कासिम खान या फिर डी उमर शेख मिर्जा। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर अंकित करें। जी हां, इसका सही उत्तर है डी उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। चौथा प्रश्न है, बाबर की माता का नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए सुल्तान आगा, बी कुतलुग निगार खानम, सी मिबेह जान या फिर डी मखद सुल्तान बेगम। जी हां, इसका सही उत्तर है बी कुतलुग निगार खानम। बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को कहां हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए काबुल, बी फरगना, सी गजनी या फिर डी कंधार। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर अंकित करें। जी हां, इसका सही उत्तर है बी फरगना। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। अगला प्रश्न है, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा किस राज्य के शासक थे? आपके ऑप्शंस हैं ए अफगानिस्तान, बी फरगना, सी पर्सिया या फिर डी कजाकिस्तान।
जी हाँ, इसका सही उत्तर है बी, फरगना। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना राज्य के शासक थे। अगला प्रश्न है, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? आपके ऑप्शंस हैं ए 8 जून 1494 ईस्वी, बी 12 नवंबर 1494 ईस्वी, सी 17 मार्च 1495 ईस्वी, या फिर डी 8 जून 1495 ईस्वी। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ए 8 जून 1494 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बाबर का पूरा नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए आलमगीर मोहम्मद बाबर, बी नूरुद्दीन मोहम्मद बाबर, सी जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर, या फिर डी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर अंकित करें। जी हाँ, इसका सही उत्तर है डी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। अगला प्रश्न है, अपने पिता की ओर से बाबर किसका वंशज था? आपके ऑप्शंस हैं ए चंगेज खां, बी तैमूर लंग, सी अलाउद्दीन खिलजी, या फिर डी मुबारक शाह। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर अंकित करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। जी हाँ, इसका सही उत्तर है बी तैमूर लंग। अपने पिता की ओर से बाबर तैमूर लंग का वंशज था। अगला प्रश्न है, अपनी माता की ओर से बाबर किसका वंशज था? आपके ऑप्शंस हैं ए इस्माइल शाह प्रथम, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी चंगेज खान, या फिर डी तैमूर लंग। जी हाँ, इसका सही उत्तर है सी चंगेज खां। अपनी माता की ओर से बाबर चंगेज खां का वंशज था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर निम्नलिखित में से क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए मंगोल, बी चगताई तुर्क, सी अफगान, या फिर डी अरब। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में इसे पूछा जा चुका है। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर अंकित करें। जी हाँ, इसका सही उत्तर है बी चगताई तुर्क। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विजय के बाद बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की? आपके ऑप्शंस हैं ए पानीपत के प्रथम युद्ध, बी काबुल विजय, सी घाघरा का युद्ध, या फिर डी खानवा युद्ध। जी हाँ, इसका सही उत्तर है बी काबुल विजय। काबुल पर विजय के बाद बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? आपके ऑप्शंस हैं ए 1494 ईस्वी, बी 1507 ईस्वी, सी 1519 ईस्वी, या फिर डी 1526 ईस्वी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? और इसका सही उत्तर है बी 1507 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बादशाह नामा के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए निजामुद्दीन अहमद, बी फखरे मुदब्बिर, सी अब्दुल हमीद लाहौरी, या फिर डी अबुल फजल। जी हाँ, इसका सही उत्तर है सी अब्दुल हमीद लाहौरी। बादशाहनामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला प्रश्न है,
बाबर ने काबुल पर अधिकार कब किया था? और आपके ऑप्शंस हैं ए 1502 ईस्वी, बी 1504 ईस्वी, सी 1506 ईस्वी या फिर डी 1507 ईस्वी। जी हां, इसका सही उत्तर है बी 1504 ईस्वी। बाबर ने काबुल पर 1504 ईस्वी में अधिकार किया था। अगला प्रश्न है, बाबर ने 1507 ईस्वी में अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई किस उपाधि को त्याग कर बादशाह की नई उपाधि धारण की? आपके ऑप्शंस हैं ए सुल्तान, बी गाजी, सी मिर्जा या फिर डी शेख। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर अंकित करेंगे। जी हां, इसका सही उत्तर है सी मिर्जा। बाबर ने 1507 ईस्वी में अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई मिर्जा की उपाधि को त्याग कर बादशाह की नई उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर ने काबुल में किस नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे? आपके ऑप्शंस हैं ए दिरहम, बी टंका, सी जीतल या फिर डी शाहरुख। जी हां, इसका सही उत्तर है डी शाहरुख। बाबर ने काबुल में शाहरुख नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर ने बाबरी नामक चांदी के सिक्के कहां चलाए थे? आपके ऑप्शंस हैं ए काबुल में, बी सियालकोट में, सी कंधार में या फिर डी दिल्ली में। जी हां, इसका सही उत्तर है सी कंधार में। बाबर ने बाबरी नाम से चांदी के सिक्के कंधार में चलाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किए? आपके ऑप्शंस हैं ए 4 बार, बी 5 बार, सी 6 बार या फिर डी 7 बार। जी हां, इसका सही उत्तर है बी 5 बार। बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के विरुद्ध बाबर का प्रथम आक्रमण कब हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए 1516 ईस्वी, बी 1517 ईस्वी, सी 1518 ईस्वी या फिर डी 1519 ईस्वी। जी हां, इसका सही उत्तर है डी 1519 ईस्वी। भारत के विरुद्ध बाबर का पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1519 ईस्वी में भारत के विरुद्ध बाबर का प्रथम अभियान किस जाति के विरुद्ध हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए यूसुफजाई, बी उज्बेक, सी चगताई या फिर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए यूसुफजाई। 1519 ईस्वी में भारत के विरुद्ध बाबर का प्रथम अभियान यूसुफजाई जाति के विरुद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर ने सर्वप्रथम भारत पर अपने किस अभियान में तोपखाने का प्रयोग किया था? आपके ऑप्शन है ए पहले अभियान, बी तीसरे अभियान, सी चौथे अभियान या फिर डी पांचवें अभियान। इसका सही उत्तर है ए पहले अभियान।
जो कि 1519 ईस्वी में हुआ था, उसी में सबसे पहले बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1519 ईस्वी के अपने पहले अभियान में बाबर ने किस पर कब्जा कर लिया? आपके ऑप्शंस हैं ए बाजौर और भेरा, बी सियालकोट, सी लाहौर या फिर डी दीपालपुर। जी हां, इसका सही उत्तर है ए बाजौर और भेरा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1519 ईस्वी के अपने दूसरे अभियान में बाबर ने किस पर अपना अधिकार कर लिया? आपके ऑप्शंस हैं ए दीपालपुर, बी सियालकोट, सी पेशावर या फिर डी लाहौर। जी हां, इसका सही उत्तर है सी पेशावर। 1519 ईस्वी के अपने दूसरे अभियान में बाबर ने पेशावर पर अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, 1520 ईस्वी के अपने तीसरे अभियान में बाबर ने किस पर अपना अधिकार कर लिया? आपके ऑप्शंस हैं ए लाहौर, बी सियालकोट और सैयदपुर, सी दीपालपुर या फिर डी पेशावर। जी हां, इसका सही उत्तर है बी सियालकोट और सैयदपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, 1524 ईस्वी के अपने चौथे अभियान में बाबर ने किस पर अधिकार कर लिया? आपके ऑप्शंस हैं ए सियालकोट, बी पेशावर, सी लाहौर और दीपालपुर या फिर डी सैयदपुर। जी हां, इसका सही उत्तर है सी लाहौर और दीपालपुर। 1524 ईस्वी के अपने चौथे अभियान में बाबर ने लाहौर और दीपालपुर पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, बाबर का भारत के विरुद्ध पांचवा अभियान कब हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए 1525 ईस्वी, बी 1526 ईस्वी, सी 1527 ईस्वी या फिर डी 1528 ईस्वी। जी हां, इसका सही उत्तर है बी 1526 ईस्वी। बाबर का भारत के विरुद्ध पांचवा अभियान 1526 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर के भारत के विरुद्ध पांचवें अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए खानवा का युद्ध, बी चंदेरी का युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध या फिर डी पानीपत का द्वितीय युद्ध। जी हां, इसका सही उत्तर है सी पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए दौलत खां लोदी, बी आलम खां, सी राणा सांगा या फिर डी उपयुक्त सभी ने। जी हां, इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी ने। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खां लोदी, आलम खां और राणा सांगा, इन तीनों ने आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब आरंभ हुआ? आपका ऑप्शंस हैं ए 12 अप्रैल 1526 ईस्वी, बी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी, सी 12 मई 1526 ईस्वी या फिर डी 21 मई 1526 ईस्वी।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जी हां, इसका सही उत्तर है बी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। दरअसल 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को ही दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने आ गई थीं, लेकिन वास्तविक युद्ध शुरुआत 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। आपके ऑप्शन है ए खानवा का युद्ध, बी पानीपत का प्रथम युद्ध, सी पानीपत का द्वितीय युद्ध, डी पानीपत का तृतीय युद्ध। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर अंकित करें। जी हां, इसका सही उत्तर है बी पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से निम्नलिखित में से कौन सा शासक पराजित हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए सिकंदर लोदी, बी बहलोल लोदी, सी इब्राहिम लोदी या फिर डी मोहम्मद लोदी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर अंकित करेंगे। जी हां, इसका सही उत्तर है सी इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग बाबर ने पहली बार किस युद्ध में किया? प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग बाबर ने पहली बार किस युद्ध में किया? आपके ऑप्शंस हैं ए पानीपत के प्रथम युद्ध, बी पानीपत के द्वितीय युद्ध, सी खानवा के युद्ध या फिर डी चंदेरी के युद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह कि तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग बाबर ने पहली बार किस युद्ध में किया था? जी हां, इसका सही उत्तर है ए पानीपत के प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में ही तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग बाबर ने पहली बार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बाबरनामा के अनुसार पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने मात्र कितने सैनिकों के साथ विजय प्राप्त की? आपके ऑप्शन हैं ए 5000, बी 8000, सी 10,000 या फिर डी 12,000। जी हां, इसका सही उत्तर है डी 12,000। बाबरनामा में यह अंकित है कि बाबर ने मात्र 12,000 सैनिकों के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ दो प्रमुख निशानेबाज यानी कि तोपची कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए उस्ताद अली और मुस्तफा, बी दिलावर खां और मुस्तफा, सी मुस्तफा और हसन खां या फिर डी उस्ताद अली और हसन खां। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर अंकित करेंगे। जी हां, इसका सही उत्तर है ए उस्ताद अली और मुस्तफा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ ये दो प्रमुख तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफा। अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी उदारता के कारण किस शासक को कलंदर की उपाधि दी गई? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। कई परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है। आपके ऑप्शंस हैं ए इब्राहिम लोदी, बी बाबर, सी शेर शाह या फिर डी हुमायूं। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर अंकित करें। जी हां, इसका सही उत्तर है बी बाबर। अपनी उदारता के कारण बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए 1526 ईस्वी,
बी 1527 ईस्वी, सी 1528 ईस्वी या फिर डी 1529 ईस्वी। जी हाँ, इसका सही उत्तर है बी 1527 ईस्वी। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? आपके ऑप्शंस हैं ए बाबर और राणा सांगा, बी बाबर और इब्राहिम लोदी, सी बाबर और दौलत खां या फिर डी बाबर और मेदिनी राय। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? जी हाँ, इसका सही उत्तर है ए बाबर और राणा सांगा। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने सैनिकों के गिरते मनोबल को उठाने के लिए किस युद्ध में बाबर ने शराब ना पीने की कसम खाई? आपके ऑप्शंस हैं ए पानीपत के प्रथम युद्ध, बी पानीपत के द्वितीय युद्ध, सी खानवा के युद्ध या फिर डी चंदेरी के युद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। जी हाँ, इसका सही उत्तर है सी खानवा के युद्ध। दरअसल खानवा के युद्ध में एक समय ऐसा था कि ऐसा लगा कि ये इब्राहिम, एक समय ऐसा आया कि लगा कि बाबर की सेना उसमें हार जाएगी, लेकिन बाबर ने अपने सैनिकों के मनोबल को उठाने के लिए शराब ना पीने की कसम खाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस युद्ध के दौरान बाबर ने मुसलमानों से तमगा कर ना लेने की घोषणा की? आपके ऑप्शंस हैं ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी चंदेरी का युद्ध या फिर डी घाघरा का युद्ध। जी हाँ, इसका सही उत्तर है बी खानवा का युद्ध। यह भी अपने सैनिकों के मनोबल के ऊपर उठाने का ही एक प्रयास था और यह खानवा के युद्ध के दौरान हुआ था, जिसमें बाबर की सेनाओं का मनोबल काफी गिर चुका था और उसने अपने सेना के मनोबल को उठाने के लिए कई तरह के फैसले लिए, जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने देखा कि उसने शराब ना पीने की कसम खाई और उसने मुसलमानों से तमगा कर ना लेने की घोषणा भी की थी। वह खानवा के युद्ध के दौरान ही हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तमगा कर किस प्रकार का कर था? आपके ऑप्शंस हैं ए गृह कर, बी धार्मिक कर, सी व्यापारिक कर या फिर डी सेवा कर। जी हाँ, इसका सही उत्तर है सी व्यापारिक कर। तमगा कर व्यापारिक कर था, जिसे मुसलमानों से ना लेने की घोषणा वो खानवा के युद्ध के दौरान बाबर ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए चंदेरी का युद्ध, बी घाघरा का युद्ध, सी खानवा का युद्ध या फिर डी पानीपत का प्रथम युद्ध। जी हाँ, इसका भी सही वही उत्तर है सी खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। यह भी अपने सैनिकों के गिरते मनोबल को ऊपर उठाने का ही एक अंग था, जिसमें उसने कई तरह के फैसले लिए। शराब ना पीने की घोषणा उसने की थी और उसने जिहाद का नारा भी दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? आपके ऑप्शंस हैं ए सुल्तान, बी गाजी, सी बादशाह या फिर डी मिर्जा।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जी हाँ, इसका सही उत्तर है बी, गाजी। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। इसी प्रश्न को दूसरे ढंग से भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की थी। आपके ऑप्शन आ जाएंगे जैसे पानीपत के प्रथम युद्ध, या फिर खानवा का युद्ध, या फिर घाघरा का युद्ध, या चंदेरी का युद्ध। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा खानवा का युद्ध। इस प्रश्न में प्रश्न है कि खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की। इसका सही उत्तर है बी, गाजी। अगला प्रश्न देखते हैं, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई। आपके ऑप्शंस हैं ए 30 जनवरी 1527, बी 30 जनवरी 1528, सी 30 जनवरी 1529, या फिर डी 30 जनवरी 1530 ईस्वी को। जी हाँ, इसका सही उत्तर है बी 30 जनवरी 1528 ईस्वी में। हालांकि खानवा का युद्ध राणा सांगा हार चुका था, लेकिन वह बचकर निकल चुका था। बाद में 30 जनवरी 1528 ईस्वी को उसके सामंतों ने ही जहर दे दिया था, जिससे राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ। आपके ऑप्शंस हैं ए 18 अगस्त 1527 ईस्वी, बी 30 दिसंबर 1527 ईस्वी, सी 29 जनवरी 1528 ईस्वी, या फिर डी 18 मार्च 1528 ईस्वी। जी हाँ, इसका सही उत्तर है सी 29 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी का युद्ध हुआ था। भारत में 1526 में मुगल वंश की स्थापना के बाद बाबर ने मुख्य रूप से 3 ही युद्ध लड़े थे। एक खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ये चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया। आपके ऑप्शंस हैं ए राणा सांगा, बी मेदिनी राय, सी निहाल चंद, या फिर डी महमूद लोदी। जी हाँ, इसका सही उत्तर है बी मेदिनी राय। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध जो कि 1529 ईस्वी में हुआ था, में बाबर ने किसे पराजित किया। आपके ऑप्शंस हैं ए इब्राहिम लोदी, बी बहलोद लोदी, सी महमूद लोदी, या फिर डी मेदिनी राय। जी हाँ, इसका सही उत्तर है सी महमूद लोदी। घाघरा के युद्ध जो कि 1529 ईस्वी में हुआ था, बाबर ने बिहार और बंगाल के शासक महमूद लोदी को हराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर की मृत्यु कब और कहां हुई। आपके ऑप्शंस हैं ए 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को लाहौर में, बी 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में, सी 8 जनवरी 1531 ईस्वी को लाहौर में, या फिर डी 8 जनवरी 1531 ईस्वी को आगरा में। जी हाँ, इसका सही उत्तर है बी 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में। 49वां प्रश्न है, प्रारंभ में बाबर के शव को कहां दफनाया गया। आपके ऑप्शंस हैं ए आगरा के आराम बाग में, बी दिल्ली में, सी लाहौर में, या फिर डी पेशावर में। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर अंकित करेंगे। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ए
आगरा के आराम बाग में। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम रूप से बाबर के शव को कहां दफनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए आगरा में, बी लाहौर में, सी पेशावर में या फिर डी काबुल में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर अंकित करें। जी हां, इसका सही उत्तर है डी काबुल में। अंतिम रूप से बाबर के शव को काबुल में दफनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी? आपके ऑप्शंस हैं ए बाबरनामा यानी कि तुजूक बाबरी, बी रमजनामा, सी रज्मनामा या फिर डी पादशाहनामा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी? जी हां, इसका सही उत्तर है ए बाबरनामा, जो कि तुजूक बाबरी के भी नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? आपके ऑप्शंस हैं ए उर्दू, बी अरबी, सी फारसी या फिर डी तुर्की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी। कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। और इसका सही उत्तर है डी तुर्की। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं ए अब्दुल रहीम खान खाना, बी अबुल फजल, सी फैजी या फिर डी काफी खां। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर अंकित करेंगे। जी हां, इसका सही उत्तर है ए अब्दुल रहीम खान खाना। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के समय में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, लीडेन एवं एर्स्किन द्वारा बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए 1799 ईस्वी, बी 1826 ईस्वी, सी 1856 ईस्वी या फिर डी 1926 ईस्वी। जी हां, इसका सही उत्तर है बी 1826 ईस्वी। लीडेन एवं एर्स्किन द्वारा बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद 1826 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबरनामा का फ्रेंच भाषा में अनुवाद कब किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए 1871 ईस्वी, बी 1875 ईस्वी, सी 1880 ईस्वी या फिर डी 1890 ईस्वी। जी हां, बाबरनामा का फ्रेंच भाषा में अनुवाद 1871 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए इब्राहिम लोदी, बी बाबर, सी हुमायूं या फिर डी शेर शाह। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह कि मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है। जी हाँ, इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है बी बाबर। मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, बाबर का समकालीन विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ए हरिहर और बुक्का, बी कृष्णदेवराय, सी देवराय या फिर डी तिरुमल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि बाबर का समकालीन विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन था? और इसका सही उत्तर है बी कृष्णदेवराय। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर के
कितने पुत्र थे? आपके ऑप्शंस हैं ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। जी हाँ, इसका सही उत्तर है सी 4। बाबर के 4 पुत्र थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था जो उसकी मृत्यु के बाद मुगल वंश का दूसरा शासक बना? आपके ऑप्शंस हैं ए हुमायूं, बी कामरान, सी अस्करी या फिर डी हिंदाल। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ए हुमायूं। बाबर ने अपना उत्तराधिकारी हुमायूं को बनाया था जो कि मुगल वंश का दूसरा शासक बना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसन्नचित्त, वीर, महान, विचारशील तथा निष्पक्ष व्यक्तित्व के कारण यदि उसका पालन पोषण एवं प्रशिक्षण इंग्लैंड में होता तो अवश्य ही वह हेनरी चतुर्थ होता। इलियट की यह कथन, यह उक्ति किसके बारे में है? आपके ऑप्शंस हैं ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर या फिर डी शेरशाह। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ए बाबर। इलियट ने बाबर के बारे में कहा था कि अगर उसका पालन पोषण एवं प्रशिक्षण इंग्लैंड में होता तो अवश्य ही वह हेनरी चतुर्थ होता। अब तक अगर आपने पूरी वीडियो को देखा है तो जाहिर सी बात है कि आपको ये पसंद आया है, तभी आपने इस पूरी वीडियो को देखा है। तो एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे सोशल अकाउंट्स पर वाइडली शेयर करें। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। जल्द मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।